गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34। आज डेट है 22 सितंबर। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 10वीं है और हमारा चैप्टर चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद। हमने क्या क्या किया था? पहले तो हमने जाना था कि राष्ट्रवाद होता क्या है, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का बहुत व्यापक रूप से बढ़ावा मिला। फिर आप लोगों ने देखा था कि नेपोलियन कोड आया। फिर लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था वियना संधि हुई थी। तो बच्चों आज हम जानेंगे 848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होना, यानी कि जो राष्ट्रवाद था उसका जनतंत्र और क्रांति से अलगाव हो गया था। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने जो राष्ट्रवादी भावनाओं थी उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। बेशक जो मध्यम वर्ग के जर्मन लोग थे उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने की कोशिश तो की थी, लेकिन जो राजशाही और जो फौज थी उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनको दबा दिया था। इसके बाद प्रशिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इनकी विजय हुई। तो किस तरीके से हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ 1866 से 1871 के बीच में। तो एकीकरण प्रशिया के नेतृत्व में हुआ। प्रशिया के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की थी। 7 वर्षों तक जो युद्ध था चलता रहा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। तीनों युद्धों में प्रशिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राज्य घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। नए जर्मन राज्यों में जो करेंसी होती है, मुद्रा होती है, बैंकिंग होती है और जो जुडिशियल सिस्टम होता है कोर्ट वगैरह का, उसके आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया ताकि लोगों को जो न्याय है वो अच्छे से मिल सके। तो इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया, इनको मॉडर्नाइज किया गया। अब बात आती है इटली के एकीकरण की। ये हुआ 1859 से 1870 के बीच में। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेप मेत्सनी ने इटली का एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सिर्फ यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किया था। 1830 एवं 48 के क्रांतिकारी जो विद्रोह थे वो असफल हुए, लेकिन 1859 में फ्रांस से सरडानिया पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया था। अब 1861 में इमैनुअल द्वितीय को जो एकीकृत यानी कि जो एक यूनिफाइड इटली थी, ठीक है, उसका राजा इसको घोषित कर दिया गया। तो अब हम जानेंगे कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिन्होंने मुख्य रोल प्ले किया था। तो ये है सरडानिया पिडमोंट का जो थे ये प्रमुख मंत्री था, काउंट कैमिल दे कावर सरडानिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। हालांकि वह स्वयं ने तो क्रांतिकारी ही था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था, लेकिन फिर भी उसने नेतृत्व किया था। फ्रांस के साथ की गई जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट जो चतुर संधि के पीछे काबूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो पाया। अब हम बात करते हैं जूसेप गैरिबाल्डी की। ये वह नियमित सेना का तो हिस्सा नहीं था, लेकिन उसने सशस्त्र स्वयं सेवकों का यानी कि जो हथियार रखते थे उनका एक दल तैयार किया था, उसका नेतृत्व किया था। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में भी सफल रहे। उसने दक्षिण इटली एवं सिसिली को राज्य इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया और इसी प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया है। अब इसके बारे में पहली बात तो देखो, पहले क्वेश्चन में आपको एक निबंध लिखना है। तो निबंध अराउंड 80 से 120 शब्दों का तो होना ही चाहिए। फिर दूसरे में एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना था? बिल्कुल एक लाइन का आंसर है। जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का आपको वर्णन करना है कि क्या क्या विशेषता रही थी जर्मनी के एकीकरण में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला जा रहा था? तो ये देखेंगे हम। क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इटली के एकीकरण पर आपको एक निबंध लिखना है। तो निबंध इस तरीके से लिखेंगे। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में बटा हुआ था। उनमें से सरडानिया पिडमोंट पर एक इटालियन राज परिवार का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य के नियंत्रण में, मध्य भाग पोप के शासन के और दक्षिण भाग स्पेन के राज्य का नियंत्रण में था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1830 के दशक में जूसेप मेत्सनी ने इटली के एकीकरण के लिए एक योजना बनाई।
लेकिन 1831 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हो गए थे। इसके बाद 1859 में सरडानिया पिडमोंट में काउंट कावर की अगुवाई में फ्रांस से एक कूटनीतिक संधि की और ऑस्ट्रिया की सेना को हरा दिया। इसके बाद 1860 में इटली की सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व करने वाले जुसेप गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली और 2 सिसिली राज्यों में प्रवेश कर लिया था। उसने स्थानीय किसानों का समर्थन से स्पेनिश शासकों को हरा दिया और फिर उसने दक्षिणी इटली और सिसिली राज्य को विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया था। इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका था। तो देखो, इस तरीके से आप एक निबंध लिखेंगे। आप अपनी तरफ से भी अपने जो शब्द हैं उनको ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इतना बड़ा तो निबंध आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि निबंध बोला हुआ, क्वेश्चन नहीं बोला हुआ पहले क्वेश्चन में। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना था? 1871 में केसर विलियम प्रथम एकीकृत जर्मनी के राजा बने थे। जर्मनी के एकीकरण की विशेषता का आपको वर्णन करना है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे आंसर को? जर्मनी के एकीकरण प्रशिया के नेतृत्व में हुआ था। 7 वर्षों में 3 युद्धों की जीत के बाद जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, पूरी हुई। केसर विलियम प्रथम एकीकृत जर्मनी के राजा बने थे। एकीकृत जर्मनी में मुद्रा, बैंक, न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया था। अब आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? वेट अ सेकंड। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया था? ठीक है, तो आपको किस तरीके से लगता है ये देखेंगे। क्योंकि इस समय राजा की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से रूढ़िवादियों ने अक्सर ही राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था, और इसीलिए 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से जुड़ाव दूर होता चला गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन, आज के 4 ही क्वेश्चन थे। अच्छे से निबंध में आप अपना कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। शुरू से ही जो फर्स्ट वाला लेक्चर जिस बच्चे ने देखा होगा कि राष्ट्रवाद का किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, तो उसको बाकी की भी सीरीज में समझ में आया होगा, किस तरीके से सिविल कोड आया था और किस तरीके से फिर वियना संधि हुई थी, फिर उसके बाद किस तरीके से आगे अभी यूरोप जर्मनी का एकीकरण हुआ है। ये चीज़ें पहला अगर आपने लेक्चर देखा होगा, इसका जो पहला वाला पार्ट था इसका, तो आपको अच्छी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।